Hello everyone, I hope you all are well. So today we are going to start our new chapter, Social Institution, Continuity and Change. So let us start. And in this chapter we are going to study three institutions, caste, tribe and family. So let us start. Like any Indian, you already know that caste is the name of ancient social institution that has been part of Indian society and culture for thousands of years. तो जैसे कि कोई भी एक इंडियंस को ये मालूम है कि जो कास्टिज्म है कोई नया फिनोमेना नहीं, इट्स नॉट अ न्यू टर्मिनोलॉजी दैट वी आर यूजिंग। ये बहुत पहले से हजारों साल से ये चलता आ रहा है। एंड बट लाइक एनी इंडियन लिविंग इन द 21st century, you also know that something they called caste is definitely a part of Indian society today. और जैसे कि 21st century में जो भी इंडियंस हैं उन सबको मालूम है कि कास्ट एक सिस्टम है जो इंडिया में है, इंडिया का एक पार्ट है। टू व्हाट एक्सटेंट आर दीज टू कास्ट्स, the one that is supposed to be part of India's past and the one that is part of its present, the same thing? तो कितना ये अलग है कास्ट आज का 21st सेंचुरी का, या फिर पास्ट हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पहले जो कास्ट था और आज के कास्ट में व्हाट आर द डिफरेंस, क्या डिफरेंस आया है? एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट वी विल ट्राई टू आंसर इन दिस सेक्शन। और उसी को समझने की हम कोशिश करेंगे कि पिछले हजारों साल से चले आ रहे इस कास्टिज्म को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी मीनिंग हिस्टोरिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इट, एंड इन 21st सेंचुरी इसका क्या इंपॉर्टेंस है एंड हाउ इट इज प्लेइंग अ रोल। तो लेट अस स्टार्ट विद द पास्ट। तो कास्ट इन पास्ट, पास्ट में कास्ट का क्या रोल था? कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन यूनिकली एसोसिएटेड विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कास्ट एक ऐसा यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो केवल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा। While social arrangements producing similar effects have existed in other parts of the world, the exact form has not been found elsewhere. ऐसे सोशल अरेंजमेंट वहाँ पे देखने को मिले हैं कुछ ग्रुप्स, बट इंडिया में ये जो कास्टिज्म है, कास्ट है, इस तरह का कोई अरेंजमेंट, कोई इंस्टीट्यूशन हमें किसी भी दूसरे कंट्री में नहीं मिला जैसा कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। Although it is an institution characteristic of Hindu society, caste has spread them to the major non-Hindu communities of the Indian subcontinent. वैसे तो कास्ट एक हिंदू सोसाइटी का एक टर्मिनोलॉजी है जो हिंदू सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक का एक पार्ट है, वर्ण का एक पार्ट है। लेकिन अगर इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में जो नॉन हिंदू है, वेदर इट इज मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, वहाँ पे भी आपको कास्ट देखने को मिलेगा। इट डजेंट मैटर कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, इफ़ यू बिलोंग टू इंडिया यू विल हैव फेस्ड, और आपके में भी चाहे वो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, उनमें भी ये कास्टिज्म मिलेगा। So as is well known, the English word caste is actually a borrowing from the Portuguese casta, meaning pure breed. कास्ट ये एक इंग्लिश वर्ड है जो कि पुर्तगीज कास्टा वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है प्योर ब्रीड, मतलब प्योरिटी, है ना। द वर्ड refers to a broad institutional arrangement that Indian languages beginning with the ancient Sanskrit is referred to by two distinct terms, varna and jati. अगर हम इसको एंशियंट संस्कृत वर्ड से देखें तो इसमें दो चीजें हैं, एक है वर्ण और एक है आपका जाति। इसका लिटरल मीनिंग होता है वर्ण का कलर इज द नेम गिवन टू अ फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। Though this excludes a significant section of population composed of the outcasts, foreigners, slaves, conquered peoples and others. तो बेसिकली अगर हम देखें तो फोर पार्ट पे हमारी जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी, जिसमें थे क्षत्रिय, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य एंड देन लास्ट में शूद्र। एक और भी लोग थे जो अदर कास्ट के थे, जो जैसे फॉरेनर्स हो गए, जो स्लेव थे, ऐसे लोग जिनको हमने कैंकर करके अपने अंडर में लिया है, उन लोगों के लिए कोई कास्ट नहीं था, उसको हम आउटकास्ट या जनरली फिफ्थ कैटेगरी बोल देते हैं।
जाति क्या है? जाति इज a generic term referring to a specific kind of anything, ranging from in inanimate objects to plants, animals, human beings. जाति एक प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक को या जेनेटिक डिस्टिंक्शन को बोलते हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के, चाहे वो स्पेसीज हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, जनरली हम इस टर्म में इसको यूज करते हैं। जाति इज द वर्ड मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट इन इंडियन लैंग्वेज। और इंडियन लैंग्वेज में जाति वर्ड को हम जनरली एक कास्ट के इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखते हैं। Though it is interesting to note that increasingly Indian language speakers are beginning to use English word caste. अगर आप देखेंगे तो आज के समय में मैक्सिमम कास्ट ही वर्ड यूज किया जाता है। वी रेयरली यूज जाति। The precise relationship between Varn and Jati has been the subject of much speculation and debate among scholars. और जाति और वर्ण को लेके काफ़ी डिबेट है, उसकी मीनिंग, उसके कंटेस्ट को लेके। The most common interpretation is to treat Varna as a broad all-India aggregate classification, while Jati is taken to be a regional or local sub-classification involving a much more complex system consisting of hundreds or even thousands of castes and subcastes. तो जनरली अगर हम देखें तो जो जाति, जो वर्ण है, उसको थोड़ा सा ब्रॉड क्लासिफिकेशंस के रूप में हम समझते हैं, और जाति को हम बहुत सारे छोटे छोटे सब सेक्शन, सब कास्ट, सबको मिला के उसमें कन्वर्ट कर दिए। इसकी मीनिंग अगर देखें तो दो स्पेसिफिक हो गई। तो अगर हम देखें जाति की, वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या है? अब्रॉड इंडिया एग्रीगेटिव क्लासिफिकेशन, ये है आपका। और जाति क्या है? जाति है आपका लोकल सब क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन करता है वर्ण, और जाति जो है उस क्लासिफिकेशन के अंदर सब कास्ट वगैरह को क्लासिफाई करता है। This means that while the four Varna classify is common to all of India, the Jati hierarchy has more local classification that vary from region to region. तो बेसिकली देखें तो जाति जो है वर्णा में ही आ जाता है, वर्णा में ही एक पार्ट कह सकते हो आप इसको। तो देयर आर फोर वर्णा। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ब्रॉडली तो इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू फोर वर्णा, एंड उसके अंदर फिर जाति की हायरार्की जो कि एक लोकल टर्मिनोलॉजी में है, और ये रीजन टू रीजन, स्टेट वाइज वेरी करता है। ओपिनियंस आल्सो डिफर ऑन द एग्जैक्ट एज ऑफ द कास्ट सिस्टम, और कब से कास्ट सिस्टम आया इसको लेके भी बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन है। बट इट इज जनरली एग्रीड दैट दो दैट फोर वर्ना क्लासिफिकेशन इज रफली 3000 year old, however the caste system stood for different things in different time periods, so that it is misleading to think of the same system continuing from the 3000 years. जनरली ये माना जाता है कि पिछले 3000 साल से, 3000 ईयर्स से जो है ये कास्ट सिस्टम आ रहा है, लेकिन हर एक समय में कास्ट की जो मीनिंग थी वो डिफरेंट थी। तो अगर हम कास्ट को केवल ये कहें कि ये जो सिस्टम है कास्ट का ये पिछले 3000 साल से ऐसे ही है, तो इट विल बी रॉन्ग टू से दैट, तो ये कहना गलत होगा। तो ये सही है, इट इज़ राइट कि कास्ट सिस्टम जो है वो पिछले 3000 साल से, फ्रॉम लास्ट 3000 ईयर्स इट इज़ इन प्रैक्टिस, बट इट्स मीनिंग वाज डिफरेंट। का मीनिंग जो था वो अलग था। इन इस अर्लियर स्टेज अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड रफली बिटवीन 900 टू, अगर हम इस पीरियड की बात करें 900 to 500 BC, the caste system was really a Varna system consisting of only 4 major divisions. तो उस समय जो है अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे जो कास्ट सिस्टम था वो एक वर्ण सिस्टम था, उसमें केवल 4 डिवीजन थे। दीज डिवीजन वर नॉट वेरी इलेबरेट और वेरी रिजिड, एंड दे वर डिटरमाइंड बाय बर्थ।
ये कास्ट सिस्टम बहुत इलेबरेटिव नहीं था, जैसे हम देखते हैं आज क्षत्रिय में भी बहुत सारे डिवीजन आपको देखने को मिले, या ब्राह्मण में भी बहुत सारे आपको मिश्रा और तिवारी, है ना, इस तरह से पांडे, ये डिवीजन आपको मिलेगा। बट दैट दैट मस्ट इलेबरेशन वाज नॉट इन प्रैक्टिस इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे इतना इलेबरेशन नहीं था, लेकिन डिवीजन ये 4 थे, ये 4 मेजर डिवीजन्स थे, बट बहुत ही एलिबरेट या रिजिड नहीं थी। मूवमेंट अक्रॉस द कैटेगरी सीम्स टू हैव बीन नॉट ओनली पॉसिबल बट क्वाइट कॉमन। और एक दूसरे कास्ट में शादी विवाह और ये कास्टिज्म चेंज होना, दैट वाज वेरी कॉमन, बहुत रिजिड नहीं थे। तो बहुत आराम से कास्ट जो है इंटरचेंज होते थे। कब की बात है ये? 900 टू 500 बीसी की बात। It is only in the post-Vedic period that caste became the rigid institution that is familiar to us from well-known definition. और आज का जो कास्ट सिस्टम है ये अर्ली वैदिक पीरियड नहीं से ये पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद का जो समय है, वहां से ये सिस्टम स्टार्ट होता है और उसके बाद से ये चलता आ रहा है। द मोस्ट कॉमनली साइटेड डेफिनेशन डिफाइनिंग फीचर ऑफ कास्ट आर द फॉलोइंग। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो बेसिकली कास्ट कोई हमारी चॉइस नहीं होती, इट इज़ डिटरमाइंड बाय बर्थ। अगर आपका क्षत्रिय खानदान में जन्म हो गया तो आप क्षत्रिय हैं, अगर आपका ब्राह्मण फैमिली में अगर आपका बर्थ हो गया तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आपका SC ST फैमिली में आपका बर्थ हो गया तो ये विल बी कंसिडर्ड SC और ST। तो कास्ट सिस्टम इज नॉट समथिंग लाइक अ चॉइस। जैसे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दैट विल बी आवर चॉइस, है ना। हमें क्लर्क बनना है, IAS बनना है, टीचर बनना है, तो ये हमारी चॉइस हो सकती है, बट कास्ट हमारी चॉइस नहीं होती, बिकॉज इट इज़ डिटरमाइंड बाय बर्थ। जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ वही कास्ट आपको मिलेगा। तो चाइल्ड इज बॉर्न इनटू अ कास्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। कास्ट इज नेवर अ मैटर ऑफ चॉइस, है ना। कास्ट कभी भी चॉइस का मैटर नहीं रहा। वन कैन नेवर चेंज वंस कास्ट, लीव इट और चूज नॉट टू ज्वाइन इट। ऐसा नहीं कि कास्ट को आप छोड़ देंगे या कास्ट में आप कोई कास्ट, आप जैसे क्षत्रिय कास्ट में है या ब्राह्मण है या SC ST है तो आपने उसको लीव कर दिया, ये आपके साथ ही रहता है। Although there are instances where a person may expel from their caste, हमें ऐसे सुनने में आएगा जैसे मान लो कि कास्ट से उनको निकाल दिया जाए, बट नथिंग लाइक वेरी चॉइसफुल है। आप बहुत ही चॉइस आपके पास नहीं, आपका जिस फैमिली में जन्म हुआ वही आपका कास्ट डिटरमाइन कर दिया जाता है। दूसरा, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, द सेकेंड फीचर, मेंबरशिप इन कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज। मैरिज को लेके कास्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, इसको हम जनरली इंडोगैमस बोलते हैं। इंडोगैमस का मतलब ये है कि आप जिस कास्ट में हैं उसी कास्ट में आप शादी कर पाएंगे। आप अपने कास्ट से बाहर, जैसे आप क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण कास्ट में शादी करना आपके लिए मुश्किल है, SC ST में शादी करना मुश्किल है, या ब्राह्मण है तो SC ST में या दूसरे कास्ट में शादी करना मुश्किल है। तो बेसिकली कास्ट में जो स्ट्रिक्ट रूल है इंडोगैमस शादी को लेके कि आप अपने ही ग्रुप के लोगों के साथ शादी करेंगे, दैट वाज अ रिस्ट्रिक्शन एंड इवन इन 21st सेंचुरी वी आर फॉलोइंग वेरी मच। ये अलग बात है कि अभी आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस हुए हैं, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द मैरिजेस यू विल फाइंड दैट इज ए इंडोगैमस। कास्ट मेंबरशिप आल्सो इन्वॉल्व, थर्ड कैटेगरी की बात करें, द कास्ट मेंबरशिप आल्सो इन्वॉल्व रूल अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। किसके साथ आप भोजन कर सकते हैं और किसके साथ आप फूड शेयर कर सकते हैं, ये भी। एंड व्हाट काइंड्स ऑफ फूड मे और मे नॉट बी ईटन इज प्रिस्क्राइब्ड। किस प्रकार के भोजन आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये भी। जैसे ब्राह्मण के लिए ये कहा गया कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, दैट इज क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड, एंड फॉर क्षत्रिय इट इज अलाउड। तो खाने से लेके मैरिज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, है ना। एंड हु वन मे शेयर फूड विथ इज आल्सो स्पेसिफाइड। इसके साथ आप फूड शेयर कर सकते हैं, ये भी बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड है। कास्ट, अगर हम फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ फीचर्स की बात करें, कास्ट इन्वॉल्व्स अ सिस्टम consisting of many castes arranged in a hierarchy of rank and status. In theory, every person has a caste. Every caste has a specified place in the hierarchy of all castes. While the hierarchical position of many castes
particularly in the middle ranks, may vary from region to region. There is always a hierarchy. हर एक कास्ट की एक हायरार्की है। आपको डिफरेंसेस मिल सकते हैं बट हायरार्की आपको जरूर मिलेगी। जैसे हम लोगों के वर्णा में सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र है। वैसे ही आपको हर एक रीजन अलग अलग स्टेट्स में इंडिया की बात करें तो आपको हायरार्की देखने को मिलेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस मिले लेकिन हायरार्की जरूर होगी, ये फॉर श्योर है। कास्ट आल्सो इन्वॉल्व सब डिवीजन विद इन देमसेल्फ। कास्ट में भी सब डिवीजन है। कास्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज है सब कास्ट। कास्ट में भी सब कास्ट, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे ब्राह्मण में ही पांडे, मिश्रा, तिवारी, इस तरह से होता है। तो ऐसे हर एक कास्ट में डिवीजन है। तो कास्ट ऑलमोस्ट हैव सब कास्ट एंड समटाइम्स सब कास्ट में आल्सो हैव सब कास्ट। और कभी कभी सब कास्ट में भी आपको सब कास्ट देखने को मिलेगा। एंड दिस इज रेफर टू एज सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ, अगर हम फीचर्स की बात करें तो कास्ट वर ट्रेडिशनली लिंक टू ऑक्यूपेशन। पहले अगर देखें तो हम कास्ट ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ था। अ पर्सन born into a caste could only practice the occupation associated with the caste, so that occupation were hereditary. जिस व्यक्ति का जिस पर्टिकुलर कास्ट में जन्म होता था और वो कास्ट का जो भी ऑक्यूपेशन होता था, दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन दे हैव टू फॉलो। और ये जनरेशन टू जनरेशन, जैसे मोची का बेटा मोची है ना, इस तरह से ये चलता आ रहा था। On the other hand, a particular occupation could only be pursued by the caste associated with it. Member of other caste could not enter the occupation. और जो पर्टिकुलर कास्ट के लिए जो काम, जो ऑक्यूपेशन अलॉटेड था, उसको उसी कास्ट के लोग कर सकते थे। दूसरे कास्ट के लोग उसको एंटर नहीं कर सकते थे। उस कास्ट, दूसरे कास्ट के लोग उसमें उस कास्ट के ऑक्यूपेशंस को नहीं कर सकते थे। दैट वाज द स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस। दीज फीचर्स आर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फाउंड इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट। और ये पुराने स्क्रिप्चर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा कास्ट को लेके। Since these prescriptions were not always practiced, we cannot say to what extent these rules actually determine the empirical reality of caste, its concrete meaning for the people living at that time. तो ये कोई बहुत ही एग्जैक्ट चीज़ें नहीं है, और किस लेवल तक ये चीज़ें प्रैक्टिस में थी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा पुराने समय में, बट लगभग कुछ ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे फॉलो होती। As you can see, most of the prescriptions involve prohibition, restrictions of various sorts. जैसे कि हमने देखा बहुत सारे रूल या तो रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे या प्रोहिबिट करते थे, है ना। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द हिस्टोरिकल एविडेंस दैट कास्ट वाज अ वेरी अनइक्वल इंस्टीट्यूशन. Some caste benefited greatly from the system while others were condemned to a life of endless labor and subordination. तो हम इससे ये देख सकते हैं कि कुछ कास्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था इस हायरार्कियल सिस्टम से, वहीं पे दूसरे कास्ट का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। They have very less power, they very less respect in the society. तो कहीं ना कहीं ये हायरार्की जो थी वो डिस्क्रिमिनेटरी थी और इनइक्वलिटी इसमें प्रैक्टिस में था। Most important, once caste became rigidly determined by birth, it was in principle impossible for a person to ever change their life circumstances. और एक बार आपके साथ कास्ट जुड़ गया तो फिर आप उसी के हिसाब से, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन है उसी के हिसाब से आप अपने आप को काम करेंगे, आप उसी सर्कमस्टांसेस में बंध जाएंगे। वेदर दे डिजर्व इट और नॉट, एन अपर कास्ट पर्सन वुड ऑलवेज हैव अ हाई स्टेटस। आपके पास कितना नॉलेज है, कितनी समझ है, डजंट मैटर। अगर आप अपर कास्ट से हो तो यू विल ऑलवेज हैव अ ग्रेटर रिस्पेक्ट देन द लोअर कास्ट पीपल हु इज हाईली एजुकेटेड। And this was the discriminatory approach in the caste hierarchy that existed. ये कहीं ना कहीं एक कास्ट हायरार्की में प्रॉब्लम थी। इट डजेंट मैटर कि आप कितने पुलिस हैं, कितने कम समझ है आपके पास, अगर आप अपर कास्ट हैं तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड इट डजेंट मैटर कि कितने आप हाईली क्वालिफाइड हैं, अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड एज मच एज द हायर कास्ट। Theoretically, the caste system can be understood as a combination of two sets of principles. अगर हम थियरी में समझे तो कास्ट को हम दो प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। One based on difference and separation, and the other on holism and hierarchy. एक तो है डिफरेंस पे
एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड सेपरेशन, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ होलिज्म एंड हायरार्की। Each caste is supposed to be different from and is therefore strictly separated from every other caste. हर एक कास्ट को ये माना गया कि वो अपने आप में अलग है, डिफरेंट है। Many of the scriptural rules of caste are thus designed to prevent the mixing of caste. Rules ranging from marriage, food sharing and social interaction to occupation. इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक कास्ट के लिए अलग से उसके फूड को लेके, उसकी शादी विवाह, किसके साथ वो फूड शेयर कर सकते हैं, कौन किस प्रकार के ऑक्यूपेशंस को वो करेंगे, एवरीथिंग वाज सेपरेटेड फॉर अ डिफरेंट कास्ट, है ना, जिससे कि मिक्सअप को हम रोक सकें। ऑन द अदर हैंड दीज डिफरेंट सेपरेटेड कास्ट डू नॉट हैव एनी एन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, दे कैन ओनली एग्जिस्ट इन रिलेशन टू अ लार्जर होल, द टोटलिटी ऑफ सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कास्ट। और इसमें इनका अपना खुद का कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं था, इंडिविजुअल को लेकर कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था कोई, तो एक कास्ट के ही रूप में ही इनकी आइडेंटिटी होती थी, whether it is upper caste, whether it is lower caste. This societal whole system is a hierarchical rather than egalitarian system. और ये एक हायरार्किकल सोसाइटी थी जिसमें हम पिरामिडिकल वे में काम करते हैं, सबसे ऊपर एक होगा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। जबकि इगैलिटेरियन सोसाइटी इक्वलिटी को प्रमोट करती है, तो ये हायरार्किकल सोसाइटी है कास्टिज्म, इगैलिटेरियन नहीं। The hierarchy ordering of caste is based on the distinction between purity and pollution. दूसरा अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेसिस पे भी था, जैसे ब्राह्मण सबसे ज़्यादा प्योर, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, सबसे ज़्यादा अनप्योर माने जाते थे शूद्र। तो दिस इज अ डिवीजन बिटवीन समथिंग बिलीव टू बी क्लोजर टू द सैक्रेड, समथिंग कनोटिंग रिचुअल प्योरली, है ना, समथिंग बिलीव टू बी डिस्टेंट फ्रॉम और अपोज टू द सैक्रेड, देयरफॉर कंसिडर्ड रिचुअली पोल्यूटिंग। ये कहीं ना कहीं रिचुअलिज्म को प्रमोट करता था, जिसमें प्योरिटी को लेके हमारे अंदर डिवीजन था सोसाइटी में, कास्ट में। कास्ट दैट आर कंसिडर्ड रिचुअली प्योर हैव हाई स्टेटस। ऐसे कास्ट जिनका रिचुअली हाई माने जाते थे, जो रिचुअली बहुत प्योर माने जाते थे, जैसे ब्राह्मण, उनकी सोसाइटी में सबसे ऊपर स्टेटस थी। वाइल दोज कंसिडर्ड लेस प्योर आर इम्प्योर हैव लो स्टेटस। उसके बाद जो लेस प्योर थे या इम्प्योर थे, उनका जो सोसाइटी में स्टेटस था वो कम था। As in all society, material power, economic and military power is closely associated with the social status, so that those in power tend to be high status, vice versa. और जैसा कि हम सबको मालूम है, जिसके पास पैसे होंगे, मिलिट्री पावर होगी, है ना, वो बेसिकली बहुत ही पावरफुल होगा सोसाइटी में। और यही था कि ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, दे वर मोस्ट पावरफुल इन द सोसाइटी, एंड देन शूद्र, सॉरी, वैश्य, और वहीं पे जिनके पास इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर नहीं थी, जैसे शूद्र, उनकी जो है कंडीशन सोसाइटी में उतनी अच्छी नहीं। तो हिस्टोरियन बिलीव दैट दोज हु आर डिफीटेड इन वार्स वर ऑफन असाइन्ड लो कास्ट स्टेटस। और जनरली माना जाता था जो वार में हार जाते थे, जो लड़ाई में हार जाते थे, उनको लो कास्ट स्टेटस असाइन कर दिया जाता था। फाइनली कास्ट आर नॉट अनइक्वल टू ईच अदर इन रिचुअल टर्म्स। रिचुअल टर्म्स में देखें तो कास्ट जो है अनइक्वल नहीं है। दे आर आल्सो सपोज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कॉम्पिटिटिंग ग्रुप्स। ये एक प्रकार का नॉन कॉम्पिटिटिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स थे। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें, ईच कास्ट हैज इट्स ओन प्लेस इन द सिस्टम विच कैन नॉट बी टेकन बाय एनी अदर कास्ट। हर एक कास्ट का अपना एक प्लेस था उस हायरार्की में, और उस पर्टिकुलर प्लेस को कोई दूसरे कास्ट के लोग नहीं ले सकते थे। सिंस कास्ट इज आल्सो लिंक्ड विद द ऑक्यूपेशन, द सिस्टम फंक्शंस एज द सोशल डिवीजन of labor, except that in principle it also allows no mobility. तो ऐसे सिस्टम जहां पे लेबर और कास्ट इन दोनों की बात होती थी, तो सिंस कास्ट इज आल्सो लिंक विद द ऑक्यूपेशन, कास्ट को हमने ऑक्यूपेशन से भी ऐड कर दिया था, प्लस वो पर्टिकुलर काम जो ऑक्यूपेशन उनसे अटैच था वो वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसके साथ साथ
उनकी मोबिलिटी को लेके भी रिस्ट्रिक्शंस थे, रूल्स थे। Not surprisingly, our source of knowledge about past and specifically the ancient past are inadequate. बेसिकली अगर हम कहें तो ये सब चीज़ें जो हमें लिखी हुई मिली हैं, ये उतनी पर्याप्त नहीं है। दीज आर नॉट एडिक्वेट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, बट समथिंग लाइक दैट हैपेंड इन पास्ट। कुछ ऐसी कास्टिज्म एग्जिस्ट करती थी पास्ट में, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू बी वेरी सर्टेन अबाउट व्हाट थिंग्स वर लाइक एट दैट टाइम। ये थोड़ा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि उस समय क्या चीज़ें थी, और द रीजन वाई सम इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस केम टू बी एस्टैब्लिश्ड। और ये भी उसके पीछे ये रीजन ढूंढना कि क्यों इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी। इट इज़ क्वाइट टफ टू प्रिडिक्ट और टू कम टू एन एजम्पशन कि क्यों ऐसा था। बट इवन इफ वी न्यू ऑल दिस, इट स्टिल कैन नॉट टेल अस अबाउट व्हाट शुड बी डन टुडे। लेकिन अगर हम इस चीज़ों को इस यहाँ पे अगर हम पहुँच भी जाए कि वाई दिस कास्ट सिस्टम इवॉल्व एंड वाई इट इज़ फंक्शनिंग लाइक दिस, फिर भी हम ये नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे कि आज के समय में जो कास्टिज्म है, कास्ट है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जस्ट बिकॉज समथिंग हैपन इन द पास्ट और इज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, इट इज नॉट नेसेसरली राइट और रॉन्ग फॉर एवर। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ पास्ट में हुई हैं, तो कोई चीज़ अगर हमारे पास्ट का ट्रेडिशन रहा है, कल्चर का पार्ट रहा है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा से ही गलत या सही रहा हो। एवरी एज हैज टू थिंक afresh about such questions and come to its own collective decision about its social institution। हर एक जनरेशन्स के लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए और फिर अपने हिसाब से जो आज के पर्सपेक्टिव से सही हो, उस तरह के इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस करके उसको एग्जिस्ट करना चाहिए। कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट, तो ये तो हमने बात की पास्ट टाइम में, वैदिक पीरियड, उसके बाद के पीरियड के समय में जब हम किसी कंट्री की कॉलोनी नहीं थे, तब सब की बात हुई। नाउ लेट अस सी कि जब हमें कॉलोनी बना लिया गया था, व्हेन वी बिकेम कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम पे कास्टिज्म किस तरह से चेंज हुआ या इफेक्ट हुआ। कंपेयर टू एंशियंट पास्ट, वी नो अ लॉट मोर अबाउट कास्ट इन आवर रिसेंट हिस्ट्री। अगर एंशियंट पास्ट को छोड़ दे तो अभी के समय का हमें ज़्यादा जानकारी है कि हमारे समय में कास्ट कैसा था। इफ मॉडर्न हिस्ट्री इज टेकन टू बिगिन विद द 19th century, the Indian independence in 1947 offers a natural dividing line between colonial period roughly from 150 years from around 1800 to 1947। 1800 to 1947 के बीच में हम लगभग 150 साल तक गुलाम थे, कॉलोनी थी, हम ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे। उस टाइम के अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो द पोस्ट इंडिपेंडेंस, द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, द 6 डिकेड फ्रॉम 1947 टू प्रेजेंट डे, और इंडिपेंडेंस के बाद के समय में देखें तो आज लगभग 70 साल हो गए। 6 डिकेड मतलब 60 साल, 70 साल हो गए। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कास्ट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन हैज बीन shaped very strongly by both the colonial period as well as the rapid change that have came about independent India। तो कॉलोनियल पीरियड से लेके अभी तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर हम 1947 के पहले का देखें, जब हम कॉलोनी बनाए गए थे, एंड आफ्टर 1947 जब हम आज़ाद हुए, नाउ हम आज़ादी को लगभग आफ्टर इंडिपेंडेंस लगभग 60 ईयर्स हो गए हैं हमें, 60 to 70 ईयर्स। तो हम अभी के कास्ट सिस्टम को देखें एंड बिफोर इंडिपेंडेंस व्हेन वी वर कॉलोनाइज्ड, उस टाइम के कास्ट सिस्टम को देखें, कहीं न कहीं कॉलोनियल पीरियड ने आज का जो मॉडर्न कास्ट सिस्टम है, उसको कॉलोनियल पीरियड और आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन दोनों पीरियड ने मिलकर बिल्डअप किया है। तो लेट अस सी, scholars have agreed that all major social institutions and specifically the institutions of caste underwent major changes during the colonial period। ऐसा स्कॉलर्स का भी मानना है, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे उसमें चेंजेज हैं, बहुत एक फेज ऑफ चेंज में गए थे। इनफैक्ट कुछ स्कॉलर्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि व्हाट वी नो टुडे एज कास्ट इज मोर अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म देन ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। और मानना उनका ये भी है कि आज के समय में जो हम कास्ट देख रहे हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। ऐसा कास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये कास्ट का जो रूल रेगुलेशन है, ये कॉलोनियल पीरियड के बाद जो उसमें चेंजेज आए थे, वो वाला कास्ट।
ये एंशियंट कास्ट है ही नहीं। नॉट ऑल द चेंजेस ब्रॉट अबाउट वर इंटेंडेड और डिलिबरेट, और जितने भी चेंजेस थे ये सही जानबूझ के लाए गए थे, डेलिबरेट तरीके से लाए गए थे, ऐसा भी नहीं। Initially, the British administrator began by trying to understand the complexities of class in an effort to learn how to govern the country efficiently. शुरू में ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए, कंट्री को रूल करने के लिए कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश की। Some of these efforts took the shape of very methodological and intensive surveys and reports on the customs and manners of various tribes and caste all over the country. और इसी में उन्होंने कुछ सर्वे किया था, कुछ मेथड अपनाए थे, पूरा सर्वे करके कोशिश की थी किस प्रकार का कस्टम, किस तरह से लोग रह रहे हैं, कैसे कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं। दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, सो दैट दे कैन रूल और एडमिनिस्टर इट बेटर। Many British administrator officers were also immature ethnologists and took great interest in pursuing their survey and studies. बहुत सारे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे वो एथनिसिटी में काफ़ी उनका इंटरेस्ट था, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल, लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अदर रिलीजन के लोग, तो वो इसमें काफ़ी अच्छे से स्टडी करते हैं। बट बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल एफर्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट वाज थ्रू द सेंसस। लेकिन जो सबसे बेहतर रिपोर्ट इन लोगों ने बनाया था, जो एफर्ट था इनका कास्ट को लेके डेटा कलेक्ट करना, वो था सेंसस। फर्स्ट बिगेन इन 1860, द सेंसस बिगेन a regular 10 yearly exercise conducted by the British Indian government from 1881 onwards. सबसे पहले इन्होंने सेंसस कराया था 1860 में, और उसके बाद हर 10 साल में इन्होंने इसको कराने की कोशिश की, और ये प्रैक्टिस स्टार्ट होता है 1881 से। 1881 के बाद से हर 10 साल पे यहाँ पे सेंसस कराया जाने लगा ब्रिटिश के थ्रू। इन द 1901 सेंसस अंडर द डायरेक्शन ऑफ Herbert Risley was particularly important as it sought to collect information on the social hierarchy of caste. और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने सेंसस कराया था वो था 1901 में। उस समय इसके डायरेक्ट किसके अंडर में किया गया था ये सर्वे? हर्बर्ट रिस्ले। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उस समय कास्ट को लेके, कास्ट हायरार्की के बेसिस पे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। द सोशल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स in particular region as to the position of each caste in the rank order. This effort had a huge impact on social perceptions of caste, and hundreds of petitions were addressed to the census commissioner by representatives of different castes claiming higher position in the social scale and offering historical scriptural evidence for their claims. Now, when they did this census on the basis of caste, तो इसका ये इम्पैक्ट हुआ कि जब इन्होंने ये डेटा रिवील किया तो बहुत सारे अलग अलग कास्ट के जो लोग थे उन लोगों ने ये पिटीशन दायर किया कि उनका कास्ट जो है वो हायर है सोसाइटी में, और उन्होंने हिस्टोरिकल एविडेंस, स्क्रिप्चरल एविडेंस देना शुरू किया, क्लेम किया कि उनका जो कास्ट है वो सोसाइटी में हायर कास्ट है। तो इसको लेके स्कॉलर्स ने फील किया, स्कॉलर्स फील दैट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट अटेम्प्ट टू काउंट कास्ट एंड टू ऑफिशियली रिकॉर्ड कास्ट स्टेटस चेंज द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। तो कास्ट को डायरेक्ट काउंट करना, ऑफिशियली इसको रिकॉर्ड करना, कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशंस को ही चेंज कर देगा। बिफोर दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशन कास्ट इन आइडेंटिटीज हैड बीन मच मोर फ्लूइड एंड लेस रिजिड। और इस तरह का जब आप इंटरवेंशन नहीं कर रहे थे, जब हम कास्ट के बेसिस पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था, तो ये कम रिजिड था। लेकिन वंस यू स्टार्टेड काउंटेड, यू स्टार्टेड रिकॉर्डिंग देयर डेटा, नाउ इट्स बिकम अ वेरी रिजिड, है ना। और कास्ट में एक नया रिफॉर्म आने लगा। Other interventions by the colonial state also had an impact on the institution. कुछ और भी इंटरवेंशन किया गया था कॉलोनियल स्टेट के द्वारा। The land revenue settlement and related arrangements and laws served to give legal recognition to the customary caste-based rights of the upper caste. लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने हायर कास्ट को जो है लैंड राइट्स, जैसे अपर कास्ट के जो लोग थे उनको कस्टमरी राइट्स दिए गए। These castes now became landowners in the modern sense rather than feudal classes which with claims on the produce of the land. तो ये अब लैंड ओनर बन गए, जो कि पहले उनके पास एक फ्यूडल क्लेम होता था कि जो भी प्रोड्यूस होगा उसका कुछ परसेंट उन्हें देना पड़ेगा। Large scale irrigation schemes like ones in Punjab were accompanied
बाय एफर्ट टू सेटल पॉपुलेशन देयर, और लार्ज स्केल पे इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया गया पंजाब में, है ना। वहाँ पे भी कोशिश की गई कि पॉपुलेशन को सेटल किया जाए। दीज आल्सो हैड अ कास्ट डायमेंशन, उसमें भी कास्ट डायमेंशन था। At the other end of the scale, toward the end of the colonial period, the administration also took an interest in the welfare of downtrodden castes, referred to as the depressed caste classes at the time. और फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो जो लोअर कास्ट लोग थे, जो डिप्रेस क्लास थे, उनके वेलफेयर के लिए भी सोचना शुरू किया, उसमें भी वो इंटरेस्ट लेने लगे। It was a part of these efforts that the Government of India Act of 1935 was passed, which gave legal recognition to the list of scheduled castes of and tribes marked out for special treatment by the state. और यही कारण था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वाज पास बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जब आया तो इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिकॉग्नाइज किया गया, जिससे कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके। दिस इज हाउ द टर्म शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट केम इनटू बीइंग। और इसी तरह से ये टर्म भी एससी और एसटी प्रैक्टिस में आया। Caste at the bottom of the hierarchy that suffered severe discrimination, including all the so-called untouchable castes, were indulged among the scheduled caste. और जो कास्ट है, जो एक बॉटम हायरार्की की जो एकदम बॉटम पे था, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, जैसे अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो शुरू जो एकदम बॉटम पे थे, उनके साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते थे, और उन्हीं को हम अनटचेबल भी बोलते थे, एंड दे वर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल कास्ट। हम लोग इसके बारे में चैप्टर 5 में, जो कि चैप्टर है सोशल एक्सक्लूजन, वी विल स्टडी इन डिटेल। इस तरह से अगर हम देखें, द कॉलोनियलिज्म ब्रॉट अबाउट मेजर चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ कास्ट, परहैप्स इट वुड बी मोर एक्यूरेट टू से दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट अंडरवेंट फंडामेंटल चेंज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो ये कहना होगा कि जैसे कॉलोनियल पीरियड में काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, एक फंडामेंटल चेंजेस भी देखने को मिले कॉलोनियल पीरियड में। नॉट जस्ट इंडिया बट द होल वर्ल्ड वाज undergoing rapid change during the period due to spread of capitalism and modernity. तो जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था, जब ब्रिटिश ने, फ्रांस ने, पुर्तगीज ने, अलग अलग कंट्री जब दूसरे कंट्री को कॉलोनी बना रही थी फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग, so that they can exploit the resources of that country for their well-being, for their development, उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, और उसी कैपिटलिज्म और मॉडर्निटी के चेंजेस के कारण यहाँ पे इंडिया में भी कास्ट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। तो हमने पास्ट और कॉलोनियल पीरियड, इन दो फेज में कास्ट कैसे थे, कास्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कास्ट में क्या चेंजेस आए, दीज थिंग वी हैव डिस्कस्ड। और मैं आपको ये एक होमवर्क दे रहा हूँ, कास्ट इन द प्रेजेंट, दिस टॉपिक यू हैव टू कवर बाय योर ओन, दिस इज योर होमवर्क, आप इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।